इवन आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। ठीक है, आईडीबीआई बैंक में कल कुछ ऐसा हुआ कि शेयर जो था वो आधे दिन तक तो भैया नॉर्मल तरीके से ट्रेड करता रहा था 47 रुपीज़ के आसपास। लेकिन एक खबर आई और खबर ऐसी आई कि शेयर एकदम से 10-12% की तेज़ी दिखाने लगा। और देखा जाए तो जब क्लोज हुआ तो भी 10-12% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ। 52 रुपीज़ पे पहुंच चुका है आईडीबीआई बैंक का शेयर। देखिए, हम सब जानते हैं कि बैंक बिकने की कगार पर है, मतलब कि अभी इसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। बिडर्स के लिए बोली लग रही है, बिडर्स को बुलाया जा रहा है और बहुत जल्दी प्रोसेस वाइंड अप भी हो जाएगी। लेकिन कल कुछ ऐसी खबर आई जिसने एक बड़ा स्पाइक यहाँ पर दिखाया, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 52 रुपीज़ पर है और पिछले एक महीने में देखो तो पहले नॉर्मल था, एकदम 45 के आसपास था और अभी एकदम से फट गया, और जो फटा वो एक दिन में फटा है। अगर हम एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले गिर रहा था 30 रुपए के आसपास। जैसे ही शुरुआत हुई इसके प्राइवेटाइजेशन की तो एकदम से भागना शुरू कर दिया, डबल हो गया पैसा, 60 पे चला गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे डिले होता चला गया, मतलब कोई खबर नहीं आती गई, तो ये वापस गिरता गया, 43 पर आ गया। अब वापस प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हो चुकी है, वापस दौड़ रहा है। और ये सिर्फ एक साल पहले की बात नहीं है, ये बीच बीच में जो आपको स्पाइक देखने को मिली है ना, उसमें भी जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन का ही रीज़न है। और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की कोई भी खबर आती है तो ये भाग जाता है, जब खबर नहीं आती है तो ये धीरे धीरे गिरता रहता है। तो यहाँ पर भी न्यूज़ के जरिए कह सकते हो आप कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गेम चल रहा है। और कल एक खबर थी पोटेंशियल बिडर्स को लेकर, और मैंने कहा था कि अगर कोई बड़े बैंक का नाम आ जाता है तो भागेगा ये। और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक, NCSB, और अगेन मैं कह दूँ, देखो ये सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं, इस पे भरोसा करके अगर आप खरीदारी करने लग जाते हो तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ना इस तरीके की खबरें बहुत ज़्यादा आने वाली है। जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक ये बहुत सारी खबरें आने वाली है। और कोटक महिंद्रा का नाम आना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर वाकई में कोटक यहाँ पर एंट्री करेगा, खरीदेगा, तो बहुत अच्छी बात होगी, तब तो ये रॉकेट बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ बाद में चीज़ें सही नहीं होती बीच में, या फिर कोई और आ जाता है यहाँ पर, तब फिर हालत ख़राब हो जाएगी इसकी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक और प्रेम विस्ता बैंक, CSB बैंक एंड एमिराट्स NB आर सम ऑफ द नेम दैट हैव सबमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और ये सोर्स कह रहा है, ठीक है, सोर्स, ना कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, ये सोर्स कह रहा है। और जनरली सोर्स पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पर खबरें को जिस तरीके से है कि सरकार जो है वो यहाँ पर 90, मतलब कुल मिलाकर LIC और सरकार की होल्डिंग है 94.71% की होल्डिंग है उनकी, जिनमें से गवर्नमेंट ओन करती है 45.48% ऑफ आईडीबीआई बैंक। एंड प्लान है उनका कि सरकार अपनी 30-30.5% की हिस्सेदारी बेचेगी। LIC भी अपनी 30.24% की हिस्सेदारी बेचेगी। LIC के पास अभी 49.24% की होल्डिंग है, मतलब 60% की होल्डिंग जो है वो बिकेगी यहाँ पर, और बड़ा बिडर्स आएगा। अब देखते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट कौन लगाएगा। यहाँ पर देखो कि गवर्नमेंट डज नॉट इंटेंड टू हैव एनी मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो, एक चीज़ ये सही है कि अगर सरकार यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो जो नया बिडर्स आएगा, जो खरीदेगा, वो अपनी मर्जी से काम कर पाएगा। क्योंकि जनरली होता क्या है पता है, जब सरकार और LIC मिलकर अगर मान लो कि 33-34% की हिस्सेदारी रखेगी 60% की बेचने के बाद भी, तो भी एक चीज़ होगी कि भाई उनके पास कोई कंट्रोल होगा, ताकि कोई डिसीजन को वो चाहे तो बदल भी सकते हैं। ये चीज़ होती है जो हमने अभी हिंदुस्तान जिंक में देखा कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक का प्रमोटर हो चुका है। 65% की होल्डिंग वेदांता के पास है, लेकिन सरकार के पास भी 29% की होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक की। अब वेदांता चाहता था कि हिंदुस्तान जिंक को वो अपना असेट का बिजनेस बेच दे, सरकार ने बोला हम ये होने नहीं देंगे, और वो डील हो गई कोई कैंसिल। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सरकार के साथ इस तरीके की कोई डील होती है कि भैया आपका कोई कंट्रोल या कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से कोई भी बिडर्स होगा वो इंटरेस्टेड होगा यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बड़े बिडर्स यहाँ से स्टेप इन करने में थोड़ा बहुत डरेंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें तो RBI इज कैरिंग आउट अ फिट एंड प्रॉपर इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग
extensive background and financial checks on the potential buyer, a crucial step before a investor is allowed to pick up stakes in local bank। जाहिर सी बात है भैया आरबीआई को मतलब इवेल्यूएट करना पड़ेगा जितनी भी बीट्स आएगी कि भैया कौन सही रहेगा, यहाँ पर पूरा उनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है, उनके फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं कि सही है कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, वो सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बात है अगर ये बिकने वाली है। लेकिन अगेन मैं कह दूं यहाँ पर कि ये बस उड़ती उड़ती खबरें हैं और इस खबर की वजह से एकदम से शेयर भाग जाता है, क्योंकि जब खबर आती है ना, कोई जनरली लोग जो होते हैं ना वो इम्पल्सिव बाइंग करने लग जाता है कि भैया भागेगा भागेगा, खरीद लो। और यही वजह होती है कि आपको शेयर इस तरीके से भागता हुआ नजर आ गया यहाँ पर। अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक के बारे में तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले हमें, तकरीबन 3 करोड़ तक के वॉल्यूम देखने को मिल गए। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 3 करोड़ तक के वॉल्यूम देखने को मिल गए थे हमें। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो पोटेंशियल बिडर्स को लेकर कई सारी खबरें आ रही है और यही वजह है। और देखो ये खबरें आएगी, ठीक है, अभी बिडिंग शुरू होने वाली है कुछ टाइम में, ये खबरें आएगी। और आज कोटक का नाम आया, कल को एचडीएफसी का भी नाम आ सकता है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ ये बस उड़ती उड़ती खबरें होगी, किसी का भी नाम आ जाएगा सोर्स में, और जब वाकई में जब हैंडओवर की बारी है कि पता चला कि कोई और ही निकल के आ गया यहाँ पर, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा अगर आप किसी न्यूज़ के आधार पर आप खरीदारी कर रहे हो तो जब तक कोई पक्का खबर ना हो तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा यहाँ पर। डिविडेंड की बात की तो 2015 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। अगर हम बात करने जाए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर तो अभी तक डेट सामने नहीं आई कि कब आएंगे इनके मार्च क्वार्टर के, लेकिन रेवेन्यू देखो तो लगातार गिर रहे हैं, लगातार 23 से 22, फिर 20, फिर 19, फिर 18,000, तो लगातार गिरे हैं रेवेन्यू, जो कि सही चीज़ नहीं है। लेकिन प्रॉफिट बढ़े हैं इनके, पहले लॉस था 2018, 19, 20 बड़े बड़े लॉसेस थे 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, लेकिन 21 और 22 में अच्छा प्रॉफिट कमाया 1,500 करोड़, 2,500 करोड़। लेकिन अगर मैं क्वार्टरली देखूँ यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस, तो क्वार्टरली भी देखा जाए तो डिसेंट परफॉर्मेंस है, कोई उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस लग रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो भी यहाँ पर देखा जाए धीरे धीरे परफॉर्मेंस बेटर हुई है इनकी। लेकिन देखना होगा कि अगले कुछ क्वार्टर में क्या होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी देखो जो सिचुएशन हुई है, इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़े हैं और जिस तरीके से डिमांड में श्रिंक आने की एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं देखना होगा कि परफॉर्मेंस पे क्या असर डालेगा। देखो मैं पहले भी कह रहा हूँ बैंकिंग के जो रिजल्ट है ना मार्च के, वो अच्छा आएंगे, ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट की जो और आपको जो भी कुछ हुआ, ठीक है, उसका असली इम्पैक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा जून क्वार्टर में। मार्च के रिजल्ट अच्छे आएंगे, जून एक डिसाइडिंग क्वार्टर होगा जहां पर आप पता करोगे कि भैया कहाँ पे डिमांड में श्रिंक आया है, रेवेन्यू कितने कम हुए, प्रॉफिट कितने कम हुए। तो एक्चुअल पिक्चर जो है वो आपको जून में दिखना शुरू होगा। और मुझे लगता है कि मई और जून का जो पीरियड होगा वो शायद ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में नज़र आएगा, क्योंकि नंबर्स जो है वो एक्सपेक्टेड जितने नहीं आएंगे। तब आप अभी का जो माहौल है वो सिंपल से कि भैया बढ़ रहे रेट और शायद आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कहीं भी आरबीआई ने ऐसा नहीं बोला है कि अब ये बंद हो जाएगा। हर कोई ये मान के चल रहा है कि अभी भले आरबीआई ने नहीं बढ़ाया लेकिन आगे और बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि भैया लोगों की इंटरेस्ट रेट जो है, लोगों की लोन है जो किस्तें हैं वो महंगी हो जाए, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या कार लोन हो, ये महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डिमांड है उसमें श्रिंक आएगा। लोग खरीदने से पहले सोचेंगे, लोग अपने प्लान को शायद 102 साल एक्सटेंड भी कर लेंगे। तो ये चीज़ होगी यहाँ पर आने वाले दौर में। आईडीबीआई बैंक अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर इसका जो पी रेशियो 15 से 16 का है, सेक्टर पी 21 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है कि अनसर्टनिटी, कि कौन आएगा यहाँ पर, वो अनसर्टनिटी यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। होल्डिंग में देखो तो प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट और LIC है। शेयर होल्डिंग चेंज भी हो जाएगी जब कोई बड़ा बिडर्स आएगा, यहाँ पर बोली लगाएगा। देखिए बड़े बड़े फंड हाउस बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। 0.01% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.19% डोमेस्टिक के पास है, 0.06% FIs के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है होल्डिंग 5.04%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 2.05% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा इतना ही कि आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली एक अच्छी तरीके से जा ज़रूर रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये ज़रूर है कि प्राइवेट प्लेयर कोई आएगा खरीदेगा यहाँ पर, तो वो कौन होगा, कहीं ना कहीं उसके नाम के ऊपर भी इसका भविष्य डिपेंड करेगा। और दूसरी बात कि जिस तरीके से अभी सब कोई मान के चल रहा है, ठीक है, कि जो रेट्स बढ़े हैं, डिमांड में श्रिंक आना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जून क्वार्टर है वो शायद अच्छे नंबर रिपोर्ट नहीं करेगा। और ऐसे हालत में कोई भी बैंक अगर किसी बड़े बैंक को अक्वायर करने की प्रोसेस करती है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर देखना। चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि रिस्की है ना।
और अब कौन से वैल्यूएशन के ऊपर किया जाएगा, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है ये जो बेचने की प्रोसेस है वो पिछले 1 2 साल से चल रही है, ठीक है। अब वैल्यूएशन भी लोगों को शायद अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि 2 साल पहले भैया बुल रन था, इवन 1 साल पहले भी बुल रन था, ठीक है। अभी हालत ख़राब होना शुरू हुई है, और ख़ास करके बैंकिंग की, जब से सिलिकॉन वैली बैंक और ये वाला जो मामला यूएस से निकल कर आया है, तब से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस के ऊपर भी सवाल उठेंगे यहाँ पर कि भैया इस वैल्यूएशन के ऊपर सस्ता है कि नहीं, कौन इतना पैसा अभी के वक्त में लगाएगा, वो देखना रहेगा यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया प्रोसेस हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन बड़े प्लेयर्स का आना ज़रूरी है। अभी एक खबर आई कोटक की, शेयर भाग गया, लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, उड़ती उड़ती खबरें हैं। 5 6 दिन बाद आपको शायद किसी और बैंक का नाम भी सुनने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही कहूँगा, अभी के लिए अवॉइड करिए, और ख़बरों के बाज़ार गर्म रहने वाले हैं, उसको ध्यान में रख के बाइंग करना मेरे हिसाब से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा इस खबरों के चलते, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेने वाले मौके भी बनेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो जब भी ये इस रेंज में आया है, ठीक है, जब भी ये 60 रुपये की रेंज, 55 से 60 की रेंज में जब भी आया है ना, एक रेजिस्टेंस वहाँ पर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये नीचे की तरफ गिरा है। अगर यहाँ से और ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़े प्लेयर्स की अनाउंसमेंट, प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, ठीक है। तो देखते हैं अभी के लिए क्या होता है आईडीबीआई बैंक में। बैंक मेरे हिसाब से अच्छी ज़रूर है, लेकिन फिर भी जो मार्केट कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए किसी बड़े प्लेयर का आना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, लेकिन अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी इसके लिए। अभी के लिए मैं कहूँगा कि 55 से 60 रुपये की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, तो वहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिलनी चाहिए। अगर कोई बड़ा प्लेयर्स की अनाउंसमेंट हो जाती है तो और ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर नहीं होती है तो वापस वो 55-60 के लेवल से घूमेगा नीचे की तरफ, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।